Okay, continue our renewable resources and discuss the soil. Soil यानी कि जो हमारी मिट्टी है, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ's crust इज कॉल्ड सॉइल. आपको पता है क्रस्ट मेंटल ये जो हैं अर्थ की लेयर्स हैं, और जो क्रस्ट अपर क्रस्ट लेयर है, इसकी जो अपर सरफेस है दैट मेक एंड कवर विथ सॉइल, मिट्टी से कवर्ड है. और सोयल की अगर हम कंपोजिशन देखें, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको रिन्यू किया जा सकता है. तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें किससे मिलकर बनी है, तो सोयल के अंदर आपको पता है सोयल पार्टिकल्स हैं, इसी तरह से बहुत सारे और सैंड पार्टिकल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको सॉयल पार्टिकल्स ही सबको कलेक्टिवली कहेंगे. इसी तरह से सॉयल वाटर है, सॉयल एयर है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर हैं जो कि फॉसिल्स के वजह से भी बन जाते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर में ऐड किया जाता है. और मैनी ऑफ द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, इस सॉइल के अंदर मौजूद हैं. अच्छा, अब सॉइल की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है कि वो सपोर्ट कर रही है लैंड प्लांट्स को, ज़मीन के अंदर मौजूद प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को सपोर्ट कर रही है, को ग्रो करने में. उनकी रूट्स को क्या करती है कि होल्ड कर लेती है, और फिर जो पानी वगैरह है या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जाइलम एंड फ्लॉयम टिश्यूज़ की हेल्प से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अपर पार्ट ऑफ द वेजिटेबल मूव करवाती है, और उनके अंदर फिर फोटोसेंसिस होती है, बाकी प्रोसेसेस फूड बनती है एंड वी यूज इट. इसके अलावा सोयल के पास पानी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सोयल प्लांट्स को दे रही है. सबसे पहले तो उनको सपोर्ट दे रही है थ्रू रूट्स, उसकी रूट्स को होल्ड किया हुआ है उसने. सेकेंडली वाटर दे रही है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है. एंड थर्डली हम देखते हैं कि जो हमारी लैंड है, ज़मीन है, इसका 30% जो है ज़मीन का लैंड है, बाकी जो है 11% कल्टिवेटेड यानी कि एग्रीकल्चरल एरिया है. ठीक है, 30% जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, और बाकी का जो 11% है वो अंडर कल्टिवेशन है. इसी तरह से अब हम ह्यूमन इम्पैक्ट्स देखते हैं कि इंसानों ने किस तरह से सॉइल पे अपने इम्पैक्ट्स डाले हैं, क्योंकि इंसान एक ऐसी महलूक है जिसमें सेंस है, ओनली ऑन ह्यूमन बीइंग हैं कि जो सेंसिबल क्रिएशन है, लेकिन इसके बावजूद सबसे जो अपने जो सेंस का मिस यूज़ है ये इंसान ही करता है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो मैन के अगर हम सॉइल पे इफेक्ट्स देखें तो सेम है कि मैनी एक्टिविटीज़ जो इंसान की हमारी सॉइल को अफेक्टेड कर रही हैं. जो हमारी ज़मीन है वो कंटिन्यूसली मिनरल्स उसके अंदर से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम अगेन एंड अगेन एक ही जगह पे फसलों की कल्टीवेशन करेंगे, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करेंगे, तो उस सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूज़ हो जाएंगे, और एट द एंड क्या होगा कि वो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स फ्री हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे. इसी तरह से जो एरोजन होती है, बारिशों वगैरह से जो जरहेज़ मिट्टी है वो बह जाती है दरियाओं वगैरह में. इसी तरह ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा घास का चर लेना एनिमल्स का, आपने ग्रेजिंग वाले टॉपिक में पढ़ा था किस तरह से एनिमल होव्स करते हैं कि जो जरहेज़ मिट्टी है उसको उखाड़ देते हैं, और फिर बारिश का बहाव या हवा उस मिट्टी को ले जाती है इधर उधर. प्योर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड लीचिंग. अच्छा, जो प्योर पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते कि इस ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन सी यहाँ पर हमें कल्टीवेशन करनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उस ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स कोई और हैं, फसलें कोई और कल्टीवेट करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो मिट्टी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बंजर बन जाती है. और फिर दूसरी तरह हम नेचुरल लैंड को इस तरह से तबाह कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो गई है, शहरी इलाके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो इससे क्या होता है कि जो शहरों में तो बिल्कुल ही जो कल्टीवेटेड लैंड है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि शहर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं.
इसके अलावा कुछ जो ज़मीन को पोल्यूटेड करने वाले फैक्टर्स हैं, हम करते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़। इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं या फिर ओवर फर्टिलाइजिंग की जाती है, इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर जहरीले मवाद ज़्यादा आ जाते हैं और सॉइल क्या है कि एट द एंड ख़राब हो जाती है, वो मिट्टी पोल्यूटेड हो जाती है। सो नेक्स्ट मूव टू द वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ है ये रीन्यूएबल के साथ साथ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स भी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं ये अभी हमने अपने चैप्टर में इंडेंजर्ड भी पढ़े और एक्सटेंट भी पढ़े कि जब ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इनको वापस, अगर इनका कोई ज़मीन पर सीड उस प्लांट का मौजूद नहीं है या किसी एनिमल स्पीशी का लास्ट स्पीशी भी अर्थ से ख़त्म हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फिर क्या होता है कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाता है। तो वाइल्ड लाइफ बेसिकली इसको कहते हैं कि जिन ऑल द प्लांट्स विच आर नॉट कल्टिवेटेड एंड एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड आर कैटेगराइज्ड एज वाइल्ड लाइफ। वो तमाम प्लांट जिनको हमने घरों में कल्टीवेट नहीं करते, खुद से कल्टीवेट नहीं करते यानी कि, और एनिमल जिनको हम घरों में नहीं पालते, पालतू नहीं होते बल्कि जंगलों में खुद ब खुद अपनी लाइफ जी रहे हैं, और जो प्लांट्स खुद ब खुद जड़ी बूटियाँ अक्सर पौधे वगैरह हम देखते हैं खुद लग जाते हैं, उनको लगाया नहीं जाता, तो उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। बेसिकली वाइल्ड लाइफ है जंगली हयात। तो वाइल्ड लाइफ की हमारी जो लाइफ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स हैं हमारे सोर्स हैं फूड का। बहुत सारी जो प्लांट्स के अंदर जड़ी बूटियां हैं, एनिमल्स के लीवर के अंदर पाए जाने वाले ऑयल्स हैं, ये क्या हैं, हमारी मेडिसन में, हमारी मेडिसन इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहे हैं। तो इनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसलिए इनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इनसे फ़ायदा अगर ले सकते हैं तो इन्हें नुकसान पहुंचाने से बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो ये फूड चेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपने देखा किस तरह से फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ लिंक्ड होता है अपनी फूड के लिए, फिर इस तरह से वो एक फूड वेब बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो दूसरा क्या होता है कि उसको फूड फिर नहीं मिल रही होती, तो फिर भी वो भी एट द एंड ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो बता रहे हैं कि फूड चेन के लिए, उसको कामयाबी से फूड चेन को हमारी को चलाने के लिए हमें इसकी वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो अर्थ के ऊपर जो बैलेंस है फूड का, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर कहत पड़ जाते हैं, फेमाइन आ जाते हैं अगर फूड की शॉर्टेज हो जाए। और फूड की शॉर्टेज इनडायरेक्टली किस तरह से आ रही है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है इसको डिस्टर्ब हम कर रहे हैं। अब इंसानों के वाइल्ड लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट हैं, तो इंसान ने यहाँ पर भी जो है कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हैं वाइल्ड लाइफ पर। सबसे पहले तो वो ये कि आप अनकंट्रोल्ड हंटिंग, शिकार कर रहा है वो जानवरों का, इसी तरह से उसके शिकार से बहुत सारे, इस वक्त क्या हुआ है कि दुनिया से एनिमल्स की स्पीशीज़ जो हैं ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ख़त्म होने के करीब हैं। जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको हम एक्सटेंट स्पीशीज़ कहते हैं, और जो ख़त्म होने के करीब हैं वो इंडेंजर्ड हैं, यानी वो फ्यूचर में अगर हमने उनको सर्वाइव ना किया, उनको बचाने की कोशिश ना की, तो फ्यूचर में हम उन स्पीशीज़ को भी खो देंगे। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हज़ारों की तादाद में ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हैं, और वाइल्ड लाइफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, क्योंकि जब एक दफ़ा ये ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको दोबारा उस स्पीशी को दोबारा दुनिया में नहीं ला सकते। तो इसलिए इसको कंजर्व करने की, बचाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पीछे वाले रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़े, लाइक एयर, वाटर, सॉइल वगैरह। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक दफ़ा ये ख़त्म हो जाए तो इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें ये करना होगा कि जो रेयर स्पीशीज़ हैं, जो स्पीशीज़ ख़त्म होने के करीब हैं, उनको ज़ूज़ में रखा जाए, चिड़ियाघर में रखकर उनकी वहाँ पे प्रॉपर क्या है कि केयर की जाए, वहाँ पे उनकी नस्ल बढ़ाई जाए, सेफली ब्रीड करवाया जाए उन्हें। या फिर जो फिशिंग इन वाटर रिजर्व्स इज़ प्रोहिबिटेड विच इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ। और इसी तरह से समंदरी लाइफ को बचाने के लिए आप क्या करें
कि ऐसे पानी के रिजर्व्स बनाएं जहाँ पर हंटिंग वगैरह अलोन ना हो, या वहाँ से मछलियों का शिकार जैसे जाल वगैरह में ले आते हैं तो ये सारा कुछ रोका जाए। या फिर ऐसी तरह से नेशनल पार्क बनाए जाएं, जो कि एक हमारा पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे नेशनल पार्क मौजूद हैं, जिसमें जो हमारे करीब तरीन है वो इस्लामाबाद में अयूब नेशनल पार्क है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि बहुत सारी नेचुरली उन एनिमल्स को रखा जाता है जो इंडेंजर्ड हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को शिकार नहीं किया जा सकता। हम अपनी स्टडी के लिए या देखने के लिए लोग विज़िट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हंटिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पूरा एक जो है उनको बचाने के लिए एक सिस्टम किया गया है, गार्डिंग है, प्रोटेक्शन है उनकी। इसी तरह से वहाँ पर एनिमल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर छांगा मांगा एक फॉरेस्ट है, जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया गया, और वहाँ पर प्लांट्स की उन स्पीशीज़ को ग्रो करवाया गया जो कि ख़त्म होने वाली थी पाकिस्तान के अंदर से। तो एक एजुकेटेड पर्सन बीइंग एजुकेटेड पर्सन हमें भी इस चीज़ की खुद से केयर करनी चाहिए, और अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए, बैन करना चाहिए एनिमल्स के शिकार पर, ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर।